राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सर्वेइंग पार्ट 1 का जो है एक चैप्टर है लेवलिंग लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेवलिंग मीन्स तलेच्छड़। लेवलिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं लेवलिंग क्या होता है। लेवलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि पर स्थित बिंदु के किसी भी निर्देश तल से उसकी उच्चता ज्ञात करने की एक कला है, जिसे तलमापन कहते हैं हम। ठीक है, लेवलिंग एक प्रकार की कला है, एक आर्ट है, जिसमें जो है किसी निर्देश तल से किसी भी बिंदु की उच्चता मतलब गहरा उसकी उस निर्देश तल से उस डेटम लेवल से उस डेटम तल से कोई भी बिंदु कितना ऊंचाई पर है या कितना गहराई पर है, को पता करने की कला, इसी को ज्ञात करने की कला को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। तलेच्छड़ का उपयोग जो है हम लोग जनरली तलेच्छड़ का उपयोग हम लोग देखे हैं जनरली जो है तलेच्छड़ का उपयोग सापेक्ष उच्चता या निम्नता ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि कोई लेवल किसी की तुलना में कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये चीज़ होती है उसको ज्ञात करने के लिए। तलेच्छड़ में सभी माप ऊर्ध्वाधर समतल में ली जाती हैं। तलेच्छड़ का उद्देश्य क्या होता है, अगली हेडिंग है तलेच्छड़ का उद्देश्य। पर्पज ऑफ दी लेवलिंग के लिए हम लोग पर्पज जो होता है तल मापन की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। सड़कों, नहरों, पुलों, बांधों आदि इंजीनियरिंग कार्यों में पड़ती है। तलेच्छड़ द्वारा क्षेत्र की का नक्शा, समोच्च नक्शा तैयार किया जाता है, कंटूर तैयार किया जाता है। अगली चीज़ आई तलेच्छड़ का सिद्धांत। तलेच्छड़ में लेवल उपकरण में एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा स्थापित की जाती है, जिससे दृष्टि रेखा कहते हैं। इसी दृष्टि रेखा से संदर्भ से वांछित बिंदुओं के तलेच्छड़ गज द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरी मापी जाती है। एक तलेच्छड़ उपकरण रहेगा, दूसरा उपकरण रहेगा आपका लेवलिंग स्टाफ रहेगा और एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जिसमें लेवलिंग स्टाफ में कुछ बिंदु अंकित रहते हैं कुछ ऊंचाई पर, उसको एक लेवल मैन लेकर के खड़ा हुआ होता है। अगला चीज़ जो होती है लेवल इंस्ट्रूमेंट के पास एक आदमी खड़ा रहता है, वो लेवल इंस्ट्रूमेंट से देखता है और जिस बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी होती है या निम्नता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु की हम लोग लेवल उपकरण की सहायता से गहराई ज्ञात कर लेते हैं या ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तलेच्छड़ के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बिंदु पर गज का पाठ्यांक अधिक पढ़ा जाता है तो वह बिंदु कम गज पाठ्यांक वाले बिंदु से नीचा है। मतलब जिस गज में लेवलिंग स्टाफ में अगर रीडिंग आपकी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, जिस बिंदु की लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग कम आ रही है उससे वो नीचा है। जाहिर सी बात है, नीचा है तभी उसकी ज़्यादा ऊंचाई पढ़ी जा रही है। तलेच्छड़ संबंधित कुछ मूल शब्दावली हैं। पहला है समतल सतह क्या होता है? समतल सतह एक ऐसी सतह को कहते हैं जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पृथ्वी के केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। मतलब जो केंद्र होता है वो हमेशा पृथ्वी पर स्थित कोई एक ऐसा काल्पनिक तल जिस पर जो है केंद्र से स्थित जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र से समान हो, तो ऐसे तल को हम लोग समतल तल कहते हैं। तथा इसी समतल तल पर खींची गई रेखा जो है को समतल रेखा कहते हैं। अब ये समतल कारण पृथ्वी के धरातल के वक्र होने के कारण समतल सतह भी वक्र होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, तो इसलिए सभी बिंदुओं पर उसकी जो केंद्र से दूरी होगी वो समान होगी। तो देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये लेवल समतल रेखा है। देखिए डॉटेड लाइन जो दिख रही है समतल रेखा है, और उसके बाद उस पर स्थित सभी बिंदुओं की जो है दूरी समान है। ये संदर्भ तल और रेखाओं से संबंधित ये फिगर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये समतल रेखा है। क्षैतिज रेखा और समतल रेखा में दोनों में अंतर है। हॉरिजॉन्टल लाइन
लेवल लाइन क्या होती है? लेवल समतल सतह में स्थित कोई भी सीधी रेखा समतल रेखा कहलाती है। समतल सतह पर स्थित कोई भी सीधी रेखा समतल रेखा कहलाती है। यह प्रत्येक बिंदु पर साहुल रेखा के लंबवत होती है। क्षैतिज समतल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? समतल सतह के किसी बिंदु पर स्पर्श या समतल क्षैतिज सतह कहलाता है। मतलब जो आपका समतल प्लेन होता है, जो प्लेन सरफेस होता है, उसके जो टेंजेंट होगा वो प्लेन समतल प्लेन के समतल सरफेस के मतलब प्लेन सरफेस के पर जो टेंजेंट होता है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित कोई भी सीधी रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। ऊर्ध्वाधर समतल समतल सतह के किसी बिंदु पर लंबवत समतल को ऊर्ध्वाधर समतल कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होगी? ऊर्ध्वाधर समतल पर स्थित कोई भी सीधी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली सीधी रेखा क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा के एक दूसरे के लंब होती है। ऊर्ध्वाधर कोण क्या होता है? किसी ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण को ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। सर्वेक्षण में इन दोनों रेखाओं में से एक क्षैतिज लिया जाता है, सर्वेक्षण जब किया जाता है। निर्देश तल या आधार रेखा डेटम सरफेस या डेटम लाइन क्या कहती हैं? यह काल्पनिक रेखा होती है जो मानी जाती है, यह मानी गई एक काल्पनिक समतल रेखा होती है जिसके संदर्भ में किसी अन्य बिंदुओं की उच्चता मीन्स होता है गहराई या ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है। अच्छा, निर्देश तल को भारत जब पूर्व पाकिस्तान और जब पूर्व हिंदुस्तान था उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हुआ करता था, तो उस समय आपका जो मीन सी लेवल मापा जाता था, जहाँ से आप पूरे इंडिया का सर्वे हुआ करता था, वो कराची से हुआ करता था। कराची में जो समुद्र लेवल है उसी समुद्र लेवल को मीन सी लेवल मान लिया जाता है और वहीं से सारी गणनाएं की जाती हैं। ठीक है। तो निर्देश तल का मान शून्य रखा जाता है कराची के पास। लेकिन अब ये चीज़ जो है, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो गया तब ये चीज़ जो है मुंबई में माना जाता है। मीन सी लेवल आप इंडिया का क्या है? मुंबई में है। मीन सी लेवल क्या होता है? ज्वार भाटों की सभी अवस्थाओं में समुद्र तल की औसत तल जो होता है उसे जो है हम लोग मीन सी लेवल मान लेते हैं, जो 19 वर्षों तक चंद्रमा की परिक्रमा के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। समानित तल या रिड्यूस्ड लेवल भी आगे चल के बहुत पड़ेगा। निर्देश तल डेटम से किसी बिंदु की ऊंचाई गहराई उस बिंदु की समानित तल कहलाता है। उस दिन मतलब जो डेटम होता है, जो रेफरेंस हम लोग मानते हैं, वहाँ से किसी भी बिंदु की ऊंचाई या गहराई को ज्ञात करना रिड्यूस लेवल कहलाता है, समानित तल कहलाता है। यदि निर्देश तल से ऊपर स्थित बिंदु का मान धनात्मक होता है तथा नीचे स्थित बिंदु का मान ऋणात्मक होता है, और इसे ही हम लोग एलिवेशन या उच्चता कहते हैं। निर्देश तल चिन्ह जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? निर्देश तल चिन्ह ऐसा स्थायी बिंदु या निशान होता है जिसकी उच्चता किसी संदर्भित निर्देश तल से ज्ञात होती है। ऐसा बिंदु जिसकी उच्चता हमें ज्ञात हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्देश तल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ऐसा बिंदु जिसके संदर्भ में हम अन्य बिंदुओं की उच्चता ज्ञात करते हैं उसे निर्देश तल कहते हैं। तलेच्छर कार्य जो है सदा तल चिन्ह से शुरू किया जाता है अथवा तल चिन्ह पर लगाकर समाप्त किया जाता है। अब बात आती है बेंचमार्क 4 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जीटीएस या एक होता है जीटीएस जिसको बोलते हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, जीटीएस बेंचमार्क बोलते हैं, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। दूसरा होता है अस्थाई तल चिन्ह या इसी को बोलते हैं परमानेंट बेंचमार्क बोलते हैं। तीसरा होता है अस्थाई तल चिन्ह जिसे बोलते हैं टेम्पोररी बेंचमार्क। चौथा होता है स्वेच्छ तल चिन्ह आर्बिट्री बेंचमार्क, जो अपनी इच्छा से चुना जाता है। जीटीएस तल चिन्ह जो होता है यह मानक स्थायी तल चिन्ह है जो भारत के सर्वे विभाग ने बड़ी परिशुद्धता के साथ समुद्र तल के संदर्भ में पूरे देश में उचित दूरियों पर स्थापित कर रखे हैं। जीटीएस जो होता है
अलग अलग जगहों पर स्थापित होता है। जैसे आप लोगों ने स्टेशनों पर देखा होगा, जो स्टेशनों का प्लेटफार्म होता है उस पर लगा बोर्ड पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतना। तो इसी तरह से किसी भी मतलब सरकारी बिल्डिंग में देखेंगे, कहीं पर जो है ब्रिज बैराज बना हुआ है, वहाँ पर हर जगह जो है जीटीएस जो होता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वो स्थायी पहले से बना दिया जाता है। अब जब उस क्षेत्र में सर्वेक्षण करना होगा तो उसी चिन्ह को मान करके आगे सर्वेक्षण किया जाता है। और इनकी जो स्थिति तथा सामान्य तलरुढ़ लेवल होता है वो जीटीएस नक्शों में भी दिया रहता है। और ये जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो भारत में कंक्रीट की चौकी बना करके इससे प्रयोग करते हैं। भारत में जो ये बेंचमार्क बनाए जाते हैं जीटीएस द्वारा, वो भारत में कंक्रीट की चौकी बनाकर इसके ऊपर कांसे की प्लेट जड़कर उस पर उस जगह का ज्ञात निर्देश तल खुरच करके जीटीएस बेंचमार्क की मुख्य पुख्ता पहचान कायम की जाती है। दूसरा होता है अस्थायी तल चिन्ह। जीटीएस तल चिन्ह संख्या में कम हैं और बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। तलेक्षण कार्य में आसानी रहे, सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी ने जीटीएस तल चिन्हों के मध्य स्थित क्षेत्र में तथा इनके संदर्भ में अपने तल चिन्ह स्थापित कर रखे हैं, जिन्हें स्थायी तल चिन्ह कहते हैं। तो कई बिल्डिंगों जैसे जीटीएस जो है, जीटीएस बेंचमार्क है वो काफ़ी दूर पर होता है, स्टेट लेवल का है। मान लीजिए इतने स्टेट हैं, इस स्टेट में हर स्टेट में 2-4 जगहों पर ही हो सकता है। तो इसलिए जीटीएस तो कम संख्या में होते हैं, उससे उसी जीटीएस को मान करके अलग अलग प्रदेशों के जिलों में, जिला मुख्यालयों में, सार्वजनिक अस्पतालों में एक परमानेंट बेंचमार्क लगा दिया जाता है। उसकी उच्चता वहाँ पर पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित की गई है, वो लिखा रहता है, जिससे उस क्षेत्र की अगर उच्चता ज्ञात करनी हो तो उस पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित उच्चता को रेफरेंस या डेटा मान करके आगे सर्वेक्षण काम किया जाता है। सबसे पहले तो कराची मतलब ये मुंबई से अलग अलग मुंबई को मीन सी लेवल मान लिया गया, मतलब मुंबई को जीरो एलिवेशन, जीरो उच्चता का मान लिया गया। उसके बाद सभी राज्यों में 2-4 जीटीएस बेंचमार्क निर्धारित कर दिए गए कि मतलब उसकी जो जीटीएस बेंचमार्क है मुंबई के निकट समुद्र में स्थित बेंचमार्क जो है मीन सी लेवल, वहाँ से कितनी ऊंचाई है वो लिख दी गई जीटीएस बेंचमार्कों पर। अब उस जीटीएस बेंचमार्क से अलग अलग राज्यों में भी हम लोग अलग अलग राज्यों के जिला मुख्यालयों पर और सरकारी अस्पतालों पर, सरकारी विभागों में पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित किया गया। तो उसी को रेफरेंस मान जीटीएस को रेफरेंस मान लिया गया और उसके बाद सरकारी अस्पतालों पर पीडब्ल्यू द्वारा निर्धारित किया गया, तो उसकी भी उच्चता ज्ञात हो गई, मतलब उसके रेफरेंस में नाप करके बता दिया गया। ठीक है, अब ये इन्हीं को क्या बोला जाने लगा, स्थायी बेंचमार्क। अस्थायी बेंचमार्क जैसे हुआ जब तलेक्षण कार्य एक दिन में पूर्ण नहीं हो पाता है तो अस्थायी तल चिन्ह स्थापित करके कार्य उस पर रोक दिया जाता है और अगले दिन उसी तल चिन्ह से आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, अस्थायी होता है। स्वेच्छ तल चिन्ह छोटे तथा कम महत्व के तलेक्षण कार्यों के में निकट क्षेत्र के किसी पक्के चबूतरे सड़क किनारे का कोई स्वैच्छिक सम्मानित तल मान लिया जाता है और वहाँ से हम लोग गणना करना शुरू कर देते हैं। किसी भी बिंदु की एलिवेशन या उच्चता ज्ञात करने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। पहला वायुदाब मापी द्वारा, हाइप्सोमीटर द्वारा, त्रिकोणमिति गणनाओं द्वारा और पार्सल या स्प्लिट लेवल द्वारा। जो वायुदाब मापी होता है, हाइप्सोमीटर होता है, त्रिकोणमिति गणनाएं होती हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा ये जो होती हैं अप्रत्यक्ष विधियां मानी गई हैं, तथा जो पार्सल या स्प्लिट लेवल द्वारा होता है वो प्रत्यक्ष विधि होती है। ये पार्सल विधि जो है, पार्सल या स्प्लिट लेवल द्वारा जो भी वो ज्ञात किया जाता है, ये वाली विधि जो है, ये पार्सल विधि आपके सिलेबस में सिर्फ यही पार्सल विधि है। ये जो पार्सल विधि होती है ये आपके सिलेबस में है।
बाकी जो वायुदाब द्वारा, हाइप्सोमीटर द्वारा, त्रिकोणमिति द्वारा, ये तीनों जो विधियां हैं ये आपके सिलेबस में नहीं हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत अगर चर्चा करनी है तो कर देते हैं हम चर्चा। जैसे दो बिंदुओं के तल अंतर ज्ञात करने के लिए वायुदापी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वायुदाबमापी होता है तो उससे वायुदाबमापी बैरोमीटर होता है, उसके उसके द्वारा दो बिंदुओं के तल की का अंतर ज्ञात किया जाता है। परंतु ये बहुत शुद्ध नहीं होता है क्योंकि हर जगह वायुमंडलीय दाब एक दिन में बार बार बदलता रहता है। इसी तरह से हाइप्सोमीटर भी होता है। हाइप्सोमीटर द्वारा भी पानी में उबलने का तथा उससे संबंधित वायुदाब का मान ज्ञात कर लिया जाता है और उसी आधार पर यह बता दिया जाता है कि यहाँ की उच्चता या एलिवेशन कितना है। ये भी कोई विश्वसनीय विधि नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगला त्रिकोणमिति गणनाओं द्वारा, त्रिकोणमिति ट्रेंगल बना करके उससे जो है त्रिकोणमिति फंक्शंस द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो ये डायरेक्ट लेवलिंग है या स्प्लिट ट्यूब लेवल है, इससे जो हम गणना करते हैं वो हमारी सही गणना मानी जाती है। अब बात आती है तलेक्षण उपकरण की। तलेक्षण के लिए या लेवलिंग के लिए दो प्रकार के उपकरण के प्रयोग किए जाते हैं। एक तो तलमापी या लेवल यंत्र होता है, दूसरा होता है तलेक्षण गज, लेवलिंग स्टाफ। मुख्यतः दो ही होते हैं। अब जैसे लेवलिंग स्टाफ भी कई प्रकार का होता है, तलमापी लेवल यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, दोनों चीज़ों में अलग अलग हैं, तो इसको कई भागों में बांटा गया है। पहला जो है तलमापी, लेकिन जो तलेक्षण कार्य में उपयोग होने वाली चीज़ है मात्र दो। पहला क्या है, तलमापी या लेवल यंत्र, दूसरा क्या होगा, लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ भी कई प्रकार के होते हैं और तलमापी भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे तलमापी क्या होता है। तलमापी के बारे में आइए देखते हैं। तलमापी के जो मुख्य घटक होते हैं, ये तलमापी के मुख्य घटक कई हैं, आइए देखते हैं। पहला लेवल यंत्र होता है, जिसे तलमापी कहते हैं। लेवल यंत्र के निम्नलिखित पहला जो होता है दूरदर्शक होता है, दूरबीन होता है, जिसके दृष्टि रेखा स्थापित की जाती है। दूरबीन का काम होता है दृष्टि रेखा स्थापित करना, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है दूरबीन से होते हुए, वो काल्पनिक रेखा होती है। ठीक, वो स्थापित कर लेना, उसी से आपको उच्चता या निम्नता ज्ञात करनी है, उसी के माध्यम से स्टाफ की रीडिंग पढ़ी जाती है। दूसरा होता है समतलन हेड, दूसरा होता है पार्सल ट्यूब, बबल ट्यूब होता है उसी। अब तो जो टेलीस्कोप आती है, जो लेवल यंत्र आता है, उसमें आपका बबल ट्यूब रहता है। बबल ट्यूब का मेन काम होता है दृष्टि रेखा को क्षैतिज बनाने के लिए, दृष्टि रेखा को क्षैतिज बनाया जाता है। जब बबल ट्यूब एकदम बीच में आ जाता है तो ये मान लिया जाता है, दो तरफ से देखा जाता है। बबल ट्यूब जब बीच में स्थायी हो जाता है, जीरो पर रहता है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये दृष्टि रेखा क्षैतिज हो गई है। तीसरा होता है समतलन हेड होता है। समतलन हेड, लेवलिंग हेड का उपयोग हम लोग करते हैं कि जो पानी का उसमें पार्सल ट्यूब में जो पानी का बुलबुला होता है उसे केंद्र में लाया जाता है पेचों द्वारा सही से करके के। अगला होता है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का मुख्य होता है कि जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको उचित दूरी पर रखने के लिए, उचित दूरी पर, जिससे हम लोग आसानी से पढ़ सकें उसकी रीडिंग को। अब ये जो तलमापी या लेवल उपकरण हैं, उनके जो घटक हैं तथा उनके क्या कार्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला घटक था तो हमारा दूरबीन या दूरदर्शक। उसमें दूरबीन नलिका होती है, नेत्रिका होती है, लक्ष्य कांच होता है, बिंब पट या डायफ्राम होता है, फोकसी पेंच होता है, क्लैंप पेंच होता है, मंद गति पेज होते हैं। ये चीज़ें हैं, ये किसके लिए होती हैं, ये पूरा दूरबीन या दूरदर्शक के लिए होते हैं। अगला चीज़ आती है पार्सल ट्यूब। पार्सल ट्यूब में लंबी पार्सल होती है, आड़ी पार्सल मतलब क्रॉस बबल ट्यूब होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बबल ट्यूब होता है, पिल बॉक्स बबल ट्यूब होता है। अगला होता है दिक् सूचक या कुतुब या मैग्नेटिक कंपास भी लगा होता है। लेवलिंग हेड होता है जिसमें ट्राइवेट प्लेटें होती हैं और उसमें फुट स्क्रू होते हैं, लेवलिंग स्क्रू होते हैं। फिर अगला होता है ट्राइपॉड। दूरबीन के बारे में पढ़ेंगे। पहला उपकरण, दूरबीन दूरी पर स्थित किसी लक्ष्य का परिवर्धित व वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाने का कार्य करती है।
ताकि मानव आँख उसको पहचान व पढ़ सके। दूरबीन की सहायता से स्टेशन बिंदु पर खड़े तलेच्छड़ गज का पाठ्यांक पढ़ा जाता है। जिस यह लेवल यंत्र का मुख्य घटक होता है, दूरबीन ही जो होता है ये मुख्य घटक होता है। दूरबीन पीतल की एक लंबी नलिका होती है, पीतल की एक लंबी नलिका होती है जिसके अगले सिरे पर लक्ष्य या अभिदृश्य कांच लगे होता है। पिछले सिरे पर नेत्रिका तथा नेत्रिका कांच के कुछ आगे एक बिंब पाठ होता है, नलिका के भीतर लगा होता है। दूरबीन प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करती है। दूरबीन जो काम करती है वो प्रकाश के प्रकाशीय सिद्धांत पर काम करती है। देखिए एक तरफ दूरबीन क्या होता है, एक पीतल की एक लंबी नलिका होती है जिसके अगले सिरे पर लक्ष्य, जिधर से लक्ष्य को देखना होता है उधर की तरफ से लक्ष्य की तरफ वाला जो सिरा होता है, जिधर लेवलिंग स्टाफ खड़ा लेकर के लेवल मैन खड़ा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। और पिछले सिरा पे जो लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम आई पीस। उसी आई पीस और नेत्रिका कांच के कुछ आगे, जो नेत्रिका नेत्र रख के दिखाया था, उसी के आगे बिंब पार्ट लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है जिसमें क्रॉस हेयर्स रहते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए दूरबीन जो है प्रकाशीय सिद्धांत पे काम करती है। ये बिंब पार्ट है आपका, इधर से आपको देखना है। नेत्रिका आई पीस यहाँ पर है, यहाँ पर आँख रखनी है, यहाँ पर लेंस लगा है, यहाँ पर आपको आँख रखनी है, इसी में लेंस लगा हुआ है। लेंस के जस्ट आगे थोड़ी दूरी पर ये क्या होता है, बिंब पार्ट होता है। बिंब पार्ट में क्या होता है, इसमें आपको क्रॉस हेयर इस तरह से लगे होंगे। ठीक है, इसी के सीधे सीधे आपको देखना होगा। यहाँ पर क्या होता है, लेवलिंग स्टाफ लेकर खड़ी होता है, लेवल मैन लेकर खड़ा हुआ होता है। इस कांच के माध्यम से इससे ये जो होता है आपका ऑब्जेक्ट लेंस होता है, इतने में आपकी दूरबीन होगी। ये दूरबीन का ये हिस्सा होगा, ये दूरबीन होगी। ठीक है, ये दूरबीन होगी, ये पूरा दूरबीन होगी। दूरबीन में क्या होगा, इधर वाला लेंस जिधर से आपको देखना है ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट लेंस होगा, ये आई पीस होगी, आई पीस के आगे ही डायफ्राम होगा। ठीक है, इस तरह से दूरबीन। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें लक्ष्य कांच से होकर के बिंब पार्ट या लक्ष्य का वास्तविक परंतु उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसे नेत्रिका बढ़ा करके देखती है, उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगली प्रक्रिया जो होती है दूरबीन में फोकसन होती है, जिसको बोलते हैं फोकसन। किसे कहते हैं, दूर स्थित लक्ष्य का स्पष्ट प्रतिबिंब बिंबपट की कृष्ण तंतुओं के समतल पर लाने की क्रिया को लेवल का फोकसन कहते हैं। अब किसी मतलब अगर आपको प्रैक्टिकल कराया जाए, प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखाया जाएगा। दूर स्थित लक्ष्य का स्पष्ट प्रतिबिंब बिंबपाट की कृष्ण तंतुओं के समतल पर लाने के लिए क्रिया को फोकसन कहते हैं। इस फोकसन स्क्रू होते हैं, फोकसन स्क्रू के माध्यम से आपको क्या करना होता है, इधर उधर सरकार कर ढीला और कस करके आपको बीच में लाना होता है, जहाँ डायफ्राम का वो कृष्णतंतु होता है, जहाँ पर क्रॉस हेयर्स रहते हैं। लक्ष्य का प्रतिबिंब ठीक बिंब पट पर ही पड़े और नेत्रिका उसे स्पष्ट करे, इसके लिए दूरबीन का फोकसन करना आवश्यक होता है। अर्थात लक्ष्य कांच तथा नेत्रिका को आगे पीछे सरका करके नई स्थिति में लाया जाता है। फोकसन क्रिया में बिंबपट स्थिर रहता है। फोकसन के लिए, पूर्ण फोकसन के लिए दो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। एक नेत्रिका का फोकसन होता है, एक लक्ष्य का फोकसन होता है। नेत्रिका मतलब जहां आई पीस होती है उसका भी फोकसन किया जाता है। दूसरे सिरे पर, दूरबीन के दूसरे सिरे पर ऑब्जेक्ट पीस होती है, ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, उसका भी फोकसन किया जाता है। दोनों सिरों का फोकसन किया जाता है। पहली चीज होती है नेत्रिका का फोकसन। नेत्रिका का फोकसन मतलब बिंब पट के माध्य भाग पर कृष्णतंतु बने होते हैं ताकि गज का सही निशान जो दृष्टि रेखा के ठीक सामने पड़ता है पहचाना जा सके और पढ़ा जा सके। ठीक, इन कृष्णतंतु को स्पष्ट देखने के लिए नेत्रिका को आगे पीछे सरकाया जाता है। नेत्रिका का फोकसन प्रेक्षक की नज़र पर निर्भर करता है। यदि एक ही प्रेक्षक गज पर पाठ्यांक पढ़ रहा है तो नेत्रिका का फोकसन एक ही बार करना पड़ता है। नेत्रिका का फोकसन करते समय दूरबीन का लक्ष्य सिरा आकाश शून्य की ओर कर दिया जाता है तथा लक्ष्य कांच के आगे एक सफ़ेद कागज कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है
लक्ष्य कांच का फोक्सन। लक्ष्य का प्रतिबिंब दूरबीन के बिंबपट के कृष्णतंतुओं पर स्पष्ट दिखाई पड़े, इसके लिए लक्ष्य कांच का भी फोक्सन किया जाता है। लक्ष्य का जो होता है ऑब्जेक्ट लेंस होता है, उसका फोक्सन भी दो प्रकार से किया जाता है, बाह्य फोक्सन और आंतरिक फोक्सन। जब दूरबीन का फोक्सन लक्ष्य कांच या नेत्रिका के बाहरी प्रचालन द्वारा किया जाता है, जिसे बाह्य फोक्सन कहते हैं। जब दूरबीन का फोक्सन इसके भीतर लगे अतिरिक्त लेंस नेगेटिव लेंस को आगे पीछे सरका कर किया जाता है, तब यह आंतरिक फोक्सन किया जाता है। बाह्य प्रचालन द्वारा किया गया जाने वाला फोक्सन बाह्य फोक्सन कहलाता है, तथा आंतरिक प्रचालनों द्वारा किया गया जाने वाला फोक्सन आंतरिक प्रचालन कहलाता है। बाह्य फोक्सन दूरबीन में दोहरी नलिकाओं की बनी होती हैं, जो फोक्सी पेंच घुमाने पर दंड चक्री व्यवस्था में एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं। एक व्यवस्था के अनुसार एक नलिका के साथ लक्ष्य कांच तथा दूसरे के साथ नेत्रिका व बिंबपट आबद्ध रहते हैं। पेंच घुमाने पर लक्ष्य कांच आगे पीछे सरकता है अथवा नेत्रिका व बिंबपट में नए स्थान पर आ जाते हैं। जैसे ये इसमें देखिए फिगर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये क्या होता है, आई पीस होती है इस सिरे पर, ये दूसरी तरफ जो होता है ऑब्जेक्ट पीस होती है, यहीं पर डायफ्राम बना होता है, इसी में आपको फोक्सन पेंच लगा हुआ होता है। इसी फोक्सन पेंच द्वारा आपको आगे पीछे करके सरका करके आपको फोक्सन करना होता है। उसी के लिए बाह्य फोक्सन के लिए ही आपको ये स्क्रू लगे होते हैं, संचालन पेंच, इसमें क्लेंच पेंच होते हैं। दूरबीन की क्षैतिज समतल में घुमाने से रोकने के लिए एक यह पेंच लगाया जाता है, जिसको क्लैंप पेंच बोलते हैं। दूसरा होता है मंद गति स्लो मोशन स्क्रू। यह पेंच दूरबीन को क्लैंप कर देने के बाद भी इसे मंद गति से थोड़ा दाएं बाएं घुमाने देता है, ताकि बिंबपट के कृष्णतंतु ठीक तलेच्छड़ गज के अक्ष के से बंधें। अगली चीज होती है नेत्रिका आई पीस। नेत्रिका लक्ष्य के प्रतिबिंब को बड़ा करके और बिंबपट पर लगे कृष्णतंतु को चमकाती है, जिससे तलेच्छड़ गज पर पठन सरल हो जाता है। अब बात आती है अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक जो है एग्जाम में जरूर आता है। पहला होता है, अगला क्या है, लेवल उपकरण के प्रकार। लेवल उपकरण जो अभी है मुख्यतः 5 प्रकार का है। पहला डंपी लेवल होता है, दूसरा वाई लेवल होता है, तीसरा उत्क्रमणीय लेवल रिवर्सिबल लेवल होता है, चौथा होता है झुकाऊ लेवल या अभिनम्य तलमापी, अगला होता है आधुनिक लेवल। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डंपी लेवल है। ये डंपी लेवल का फिगर सहित आपको अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने का तो और चारों पढ़ना है, लेकिन डंपी लेवल अच्छे से पढ़िए, डंपी लेवल आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी क्रियाविधि भी पढ़ना होगा आपको। डंपी लेवल, इस लेवल का विकास ग्रेवेट ने किया था। यह लेवल क्योंकि उस समय प्रचलित वाई लेवल से लंबाई में काफ़ी छोटा और गोलाई में अधिक मोटा था, अतः इसे डंपी लेवल का नाम दे दिया गया था। अधिक गोल मतलब उस समय जो लेवल उपकरण उपयोग हो रहा था, वाई लेवल उपकरण उपयोग हो रहा था, उससे छोटा था और गोलाई में बड़ा था, मोटा था, इसलिए इसको डंपी लेवल कह दिया गया। डंपी लेवल में इसकी दूरबीन नलिका 2 कॉलरों द्वारा ऊर्ध्वाधर पिंडी से स्थायी रूप से जुड़ी होती है। इस कारण दूरबीन न ही अपने अनुदैर्घ्य अक्ष के प्रति घुमाई जा सकती है और न ही आलंबों के बाहर निकाली जा सकती है। जैसे आप देख सकते हैं दूरबीन का जो डंपी लेवल का फिगर है, डंपी लेवल का ये फिगर है, देखिए ये आई पीस है। डंपी लेवल के फिगर में आप देखिए ये जो है ये आपका आई पीस है, इसी में आपका यहीं पर डायफ्राम लगा होगा। ये आपकी वो है दूरबीन है, इसी पे आपको फोक्सन पेच लगा होता है। अब दृश्य शिरा है, मतलब उधर आई लेंस है। ये देखिए आपके फुट स्क्रू हैं, ठीक है। ट्राइवेट है, ट्राइवेट ऊपर समतलन हेड है, ठीक है। ट्राइप्रैच है, क्लैंप है, ये क्लैंप है, ठीक। इसके नीचे आपको लगा होगा ट्राइपॉड। इस तरह से डंपी लेवल का आपका पूरा फिगर है। डंपी लेवल का फिगर इधर से
आपको पूरा पढ़ना है। डंपी लेवल के बारे में पढ़ना है, ये पूरा आपको जानना है। डंपी लेवल में एक दूरबीन नलिका के शीर्ष सटी हुई एक लंबी पार्सल ट्यूब तथा इसके आड़ी एक छोटी पार्सल ट्यूब लगी होती है। दो तरफ होती है, एक ऊपर जो है एक लंबी पार्सल ट्यूब होती है और एक छोटी पार्सल ट्यूब होती है। पार्सल दृश्य रेखा को ठीक क्षैतिज करने के काम आती है। दूरबीन पार्सल सहित अपनी पिंडी पर क्षैतिज समतल में मुक्त रूप में घूम सकती है और एक सूक्ष्म गति पेंच स्लो मोशन के द्वारा इसे लक्ष्य पर ठीक साध लिया जाता है। इसके लिए ध्यान देना ये होता है कि सूक्ष्म गति पेंच व क्लैंप पेंच कसा होने पर ही कार्य करता है। मतलब आपको सूक्ष्म गति वाला जो पेंच है, अगर क्लैंप पेंच कसा है तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं। समस्त उपकरण पिंडी के नीचे लगे समतलन अवयव पर टिका रहता है, जिसमें 3 फुट स्क्रू होते हैं से जुड़ी 2 तिकोनी प्लेटें लगी होती हैं। ऊपरी प्लेट त्रिशाखी और निचली प्लेट ट्राइवेट कहलाती है। ट्राइवेट प्लेट में भीतरी चूड़ियाँ कटी रहती हैं जिससे ट्राइपॉड पर कसा जाता है। डंपी लेवल को दूरबीन को इसके आलंब से नहीं निकाला जा सकता है और न ही इसके सिरे अदल बदल जा सकते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं। दूसरा होता है वाई लेवल, क्योंकि वाई आकार के क्लिप आलंबों पर टिकी होती है इसलिए इसको वाई लेवल बोलते हैं। क्लिपों के ऊपर उठाकर दूरबीन को आलंबों से बाहर निकाला जा सकता है। अनुदैर्घ्य अक्ष पर घुमाया जा सकता है, जबकि ऐसा आपका डंपी लेवल में नहीं किया जा सकता था। मतलब कि क्लिपों से आप ऊपर को दूरबीन को उठा लीजिए तथा अनुदैर्घ्य अक्ष पर घुमाया भी जा सकता है तथा सिरों को अदला बदला भी जा सकता था है, लेकिन उसमें नहीं। लंबी पार्सल दूरबीन के बगल में अथवा तली पर वाई आलंबों के मध्य स्थान में फिट की जाती है। आप ये देख लीजिए, ये है वाई लेवल का फिगर। वाई लेवल का फिगर आपको अच्छे से बनाना है। वाई लेवल का उपकरण जो है। अगली चीज आती है उत्क्रमणीय लेवल। जो उत्क्रमणीय लेवल होता है इसमें वाई लेवल और डंपी लेवल दोनों लेवलों की विशेषताएं सम्मिलित की जाती हैं। दूरबीन 2 दृढ़ शाफ्टों पर पिंडी से जुड़ी हुई होती है। शाफ्ट में लगे पेंच को कस देने पर यह डंपी लेवल बन जाता है, परंतु पेंच को ढीला कर देने पर यह वाई लेवल की भांति कार्य करने लगता है। यह है, आपको देख लीजिए, रिवर्सिबल लेवल। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय लेवल जो होता है ये है। उत्क्रमणीय लेवल में भी दूरबीन को बाहर निकाला जा सकता है, इसके सिरे भी अदले बदले जा सकते हैं और दूरबीन को अपने लंबे एज पर घुमाया भी जा सकता है। अगला आता है झुकाऊ लेवल। झुकाऊ लेवल में दूरबीन इसके अनुदैर्घ्य अक्ष में थोड़ा नीचे की ओर झुकी होती है, इसलिए इसको झुकाऊ लेवल बोलते हैं। झुकाऊ लेवल का ये फिगर है। झुकाऊ लेवल के बारे में आप लोग देखेंगे। झुकाऊ लेवल की मुख्य विशेषता यह है कि पार्सल का बुलबुला मध्य में लाने के लिए और अस्थायी समायोजन के लिए पाद में 2 पेंचों का चलाना आवश्यक नहीं होता है। यह कार्य बड़ी शीघ्रता से झुकाऊ पेंच को घुमाने से भी संपन्न हो जाता है। इस लेवल में दूरबीन उपकरण की ऊर्ध्वाधर पिंडी से स्वतंत्र या मुक्त रखी जाती है, जबकि ऊपर वर्णित लेवलों में यह दोनों जुड़ी हुई होती हैं। अगला होता है आईओपी लेवल। उसका फिगर ये है। इस तरह से हम लोगों ने पहला उपकरण पढ़ा, जो लेवल उपकरण है उसके बारे में। उसमें 4 टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला आता है लेवलिंग स्टैप। लेवलिंग स्टैप क्या होता है? एक सीधी लंबा अंशांकित दंड होता है जिसे स्टेशन बिंदु पर सीधा खड़ा करके इस पर लेवल यंत्र से निकलने वाली दृष्टि रेखा को ऊर्ध्वाधर पढ़ी जाती हैं। इसकी तली पर पीतल का पाद लगा होता है, मतलब इसके जो फुट पर होता है वो पीतल का लगा हुआ होता है। गज पर सफ़ेद पिंड के आधार पर काली सफ़ेद पट्टियों के रूप में मीटर की दूरियां का निशान अंकित होते हैं। प्रत्येक पट्टी की मोटाई जो होती है 5 mm रखी जाती है। इसे गज का अल्पतमांक भी कहते हैं। अगर पूछा जाए गज का अल्पतमांक कितना होता है तो 5 mm बताना है।
तलेच्छड़ गज के प्रकार। तलेच्छड़ का मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक लक्ष्य या टारगेट गज, दूसरा स्वपाठी गज। लक्ष्य गज या टारगेट गज में क्या होता है, इस गज पर ऊपर नीचे सरकाने वाली एक टारगेट लगी होती है। टारगेट के वर्नियर के निशान बने होते हैं। लेवल यंत्र से आने वाली क्षैतिज रेखा को सीध पर लेवल मैन के संकेत के अनुसार गज वाला टारगेट के ऊपर नीचे सरका करके सेट कर देता है और गज पाठ्यांक पढ़ लेता है। स्वपाठी गज में क्या होता है, यह गज लेवल मैन द्वारा ही पढ़ लिया जाता है, जो लेवलिंग कर रहा होता है उसी से पढ़ लिया जाता है। दृष्टि रेखा द्वारा गज अंक वेधन तथा गज पठन दोनों कार्य लेवल मैन द्वारा किए जाते हैं। गज स्वपाठी गज पर दूरबीन से देखने पर इसका अंशांकन उल्टा दिखाई पड़ता है, अतः गज पठन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। अब स्वपाठी जो गज होता है वो भी लगभग 4 प्रकार का होता है। पहला एकल खंडी सीधा गज या वन लेंथ स्टाफ सॉलिड स्टाफ, दूसरा फोल्डिंग स्टाफ मुड़वा गज, तीसरा सिमटवा टेलीस्कोपिक गज टेलीस्कोपिक स्टाफ, इनवर परिशुद्ध गज होता है। अब कुछ मुख्य महत्वपूर्ण शब्दावली होती हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। स्टेशन, जिस बिंदु पर तलेच्छड़ गज रखा जाता है उसे स्टेशन बिंदु या स्टेशन कहते हैं। रिड्यूज लेवल क्या कहते हैं, समानित तल या आरएल। हाइट ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड रिड्यूज लेवल। किसी बिंदु की मीन सी लेवल मतलब जो मुंबई में स्थापित किया गया है मीन सी लेवल से गहराई या ऊंचाई ज्ञात करना ही उसका रिड्यूज लेवल या समानित तल कहलाता है। यदि किसी बिंदु पर एमएसएल नहीं ज्ञात हो तो उसे किसी भी मान का बेंचमार्क को आरएल मान लेते हैं। किसी भी मान का जो भी ऊंचाई का हो अपनी स्वेच्छा से बेंचमार्क मान लेते हैं और उसी का आरएल को हम लोग पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं। बेंचमार्क क्या होता है, अभी पढ़ा था, किसी भी ज्ञात समानित तल, ऐसा मतलब बिंदु जिसका रेड्यूस लेवल आपको पता हो उसे बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क हम लोगों ने देखा कई प्रकार के होते हैं। एक जीटीएस बेंचमार्क था जो सब परमानेंट बेंचमार्क था, टेम्पोररी बेंचमार्क था, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क था। मापन के समय कुछ टर्म यूज होते हैं, वही टर्म की चर्चा की जा रही है। अगला होता है पश्च दृष्टि बैक साइट। लेवल उपकरण सेट करने के तुरंत बाद की जो जितने सभी पाठ्यांक होते हैं वो जैसे ही लेवल इंस्ट्रूमेंट आप सेट करते हैं उसके बाद जो पहली रीडिंग लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बैक साइड या पश्च दृष्टि। और एक जगह पर स्थापित करने के बाद जो पहली रीडिंग होती है उसको बैक साइड बोलते हैं, और जो उसी जगह से अंतिम रीडिंग पढ़ी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ साइड। जिस बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी है उस पर गज रख कर लिया गया पाठ्यांक अग्रदृष्टि कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी लेवल उपकरण के किसी बिंदु पर सेट करने के पश्चात लिया गया अंतिम पाठ्यांक अग्रदृष्टि कहलाता है। मतलब जो लास्ट वाला पाठ्यांक होता है जहाँ पर एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिए वहाँ की पहली रीडिंग लिए तो उसको बोलेंगे बैक साइड या बीएस या पश्च दृष्टि, और वहीं से ही जो लास्ट रीडिंग ली जाती है बिना चेंज किए किसी लेवल इंस्ट्रूमेंट को, जो लास्ट रीडिंग पढ़ी जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे अग्रदृष्टि या फोर साइट। या दूसरे शब्दों में इसी फोर साइट को पढ़ सकते हैं वह पाठ्यांक जिस पर कार्य समाप्त किया गया हो या उपकरण शिफ्ट किया गया हो। अब बैक साइट हो गया, उसके बाद फोर साइट हो गया मतलब पश्च दृष्टि हो गया, अग्रदृष्टि हो गया। अब एक आती है इंटरमीडिएट साइट या मध्य दृष्टि। लेवल उपकरण के किसी एक सेटिंग में लेवल उपकरण सेट करने के बाद बैक साइट और फोर साइट के अतिरिक्त जितनी भी रीडिंगें पढ़ी जाती हैं वो सब क्या कहे जाएंगे, मध्य दृष्टि कहलाएंगे। ठीक है, देखिए दो मेथड होते हैं सॉल्व करने का। समानित तलों की गणना जो की जाती है, जो किसी भी पॉइंट का रेडियस लेवल निकाला जाता है उसमें दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका जो अपनाया जाता है वो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है। दूसरा तरीका जो अपनाया जाता है वो राइज एंड फॉल मेथड।
पहला तरीका जो अपनाया गया था उसका नाम था, जो पहला तरीका अपनाया जा रहा था उसका नाम था हाइट, जो लेवल उपकरण सामान्य तल जो रेडियल लेवल ज्ञात करने की दो विधियां अपनाई गई। पहला जो विधि है वो उपकरण की ऊंचाई विधि होती है जिसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहते हैं या कोलिमेशन मेथड संधान विधि कहते हैं। दूसरा जो होता है उतार एवं चढ़ाव विधि, राइज एंड फॉल मेथड होता है। राइज एंड फॉल मेथड होता है और उपकरण की ऊंचाई विधि, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। आइए देखते हैं हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या फार्मूला यूज होता है। पहला, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कैसे निकालोगे। पहला जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का मेथड है वो पहला क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का ये होता है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क। जो बेंचमार्क होगा उसका क्या रिड्यूस लेवल है सामान्य तल, उसमें क्या करोगे, बैक साइड जोड़ दोगे। बैक साइड जोड़ दोगे तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी। मतलब बेंचमार्क में आप बैक साइड जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो जाएगा। अब बैक साइड कैसे पहचानोगे दी गई रीडिंग में, वो अभी तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर रिड्यूस लेवल निकालना है किसी अगले पॉइंट का, किसी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में से इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड घटा दीजिए। चाहे फोर साइड हो तो फोर साइड घटाइए और अगली पॉइंट अगला जो है वो बैक इंटरमीडिएट साइड हो तो उसको घटा दीजिए, तो अगले पॉइंट का रेडियल लेवल मिल जाएगा। पहले हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लेना है। उसके जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता हो जाएगी, कैसे पता होगी, जो बेंचमार्क का रेडियल लेवल ज्ञात रहेगा, या तो क्वेश्चन दिया रहेगा या तो आप मान लोगे, ठीक। तो वो बेंचमार्क का रेडियल लेवल में आप बैक साइड जोड़ दोगे। जब बैक साइड जोड़ दोगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब मिल गया तब आपको क्या करना है, अब रिड्यूस लेवल निकालना है किसी अगले पॉइंट का। तो रिड्यूस लेवल जब निकालना है तो उसमें क्या करना है आपको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये आपको इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड को घटा देना है, ठीक। अगर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, राइज और फॉल मेथड में क्या होगा, जैसे राइज और फॉल निकालना होगा आपको, सिर्फ क्या निकालना होगा, राइज और फॉल। राइज और फॉल कैसे निकालेंगे, जो पहले की रीडिंग होगी प्रीवियस रीडिंग में से जो अभी होगी दिस रीडिंग को घटा देंगे। अब ये कैसे निकाला जाएगा इसको अभी हम बता रहे हैं। प्रीवियस रीडिंग पहले की रीडिंग में से इस रीडिंग को घटा देंगे तो हमें पता हो जाएगा कि राइज है कि फॉल है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो बोलेंगे कि राइज हुआ है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो बोलेंगे तो फॉल हुआ है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। पहला मेथड हम लोग अपनाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी है, आपको पढ़ लीजिए। जो बैक साइड लिखी जाएगी हमेशा उसी रो में लिखी जाएगी जिस रो में, अभी हम टेबल बनाना बताते हैं आपको कैसे टेबल बनता है, कैसे रीडिंग दी रहेगी तो आपको टेबल कैसे भरना है। टेबल में ही रो रहेंगी, कॉलम रहेंगे, तो जो उसी के लिए लिखा है, जो बैक साइड होगी वो हमेशा फोर साइड वाले कॉलम में ही भरी जाएगी। पहला पॉइंट क्या होगा, जो बैक साइड होगी वो हमेशा फोर साइड वाले कॉलम में ही भरी जाएगी। दूसरी क्या होगी, जो इंटरमीडिएट साइड या फोर्थ साइड होगी उसी के लिए हमको नया कॉलम या फ्रेश लाइन, फ्रेश रो यूज करनी है, ठीक। बैक साइड को हमेशा फोर्थ साइड वाले में लिखा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन को भी अर्थमेटिक चेक किया जाएगा, हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए समेसन आप सभी बैक साइड को जोड़ेंगे, सभी फोर साइड को जोड़ेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर राइज एंड फॉल मेथड है तो सभी राइज जोड़ेंगे और सभी फॉल जोड़ेंगे, दोनों जोड़ने के बाद अंतर निकालेंगे दोनों का। यदि बैक साइड और फोर साइड बराबर आता है लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो गणना की गई है वो सही है। इसी तरह से राइज एंड फॉल मेथड में यदि राइज और फॉल का डिफरेंस जो होगा वो लास्ट रिड्यूस लेवल और फर्स्ट रिड्यूस लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारी राइज और फॉल मेथड से की गई गणना सत्य है। अगर इसमें ऐसा नहीं होता है इसका मतलब कुछ फॉल्ट है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे
एग्जाम्पल है 200 मीटर बेंचमार्क से शुरू करते हुए विभिन्न बिंदुओं का पाठ्यांक उड़ान तलेच्छड़ द्वारा लिया गया है, निम्न है। पहला जो है 1.80, दूसरा 2.95। अभी जो BS IS FS जो ऊपर लिखा हूँ मैं, उसको आप लोग मत ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना मिलेगा ये कि 1.80, 2.95, 3.42, ऐसे ऐसे रीडिंग देखेंगे, ये पूरी रीडिंग आपको दी रहेगी। ठीक, आगे क्वेश्चन, क्रमशः चौथे, 8वें और 10वें पाठ्यांक के बाद उपकरण को शिफ्ट किया गया है। ठीक, विभिन्न बिंदुओं को समानित तल की गणना कीजिए, मतलब सभी बिंदुओं के रेडियस लेवल निकालिए और अंगगणितीय जांच करिए। जो अंगगणितीय जांच लास्ट में बताया मैंने कि अगर राइज ऑफ फॉल मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड है, तो समेशन ऑफ राइज निकालेंगे, समेशन ऑफ फॉल निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, लास्ट रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग का, लास्ट रीडिंग लेवल और फर्स्ट रीडिंग लेवल का डिफरेंस निकालेंगे। अगर दोनों बराबर होता है तो हमारा अरिथमेटिक चेक मतलब सही है, जांच करके ये बताना है अरिथमेटिक में। आइए पहले हम लोग पता करते हैं कि कौन सा बैक साइट है, कौन सा इंटरमीडिएट साइट है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हमको ये सवाल मान लीजिए करनी है। पहला मेथड जो होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हमको करना है। सबसे पहले हम लोग इस तरह से कॉलम बनाएंगे, एक पॉइंट का कॉलम रहेगा, दूसरा बैक साइड का, तीसरा इंटरमीडिएट साइड का, फिर फोर साइड का, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, फिर रिड्यूस लेवल का। इस तरह से हम लोग कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम पॉइंट का, दूसरा बैक साइड का, तीसरा इंटरमीडिएट साइड का, चौथा फोर साइड का, पांचवा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का, और छठवां रिड्यूस लेवल। सभी का रिड्यूस लेवल निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता करनी है। ये चीज़ें आपको पहले आप जानोगी कि बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड क्या है। जो दिया गया पाठ्यांक है उसमें कौन सा बैक साइड है, कौन सा इंटरमीडिएट साइड है, कौन सा फोर साइड है, उसको कैसे जानोगे। आइए देखते हैं। देखिए, हमने ये बताया था कि जो बेंचमार्क मतलब जो रीडिंग ली गई, इसको इंस्ट्रूमेंट को कहीं सेट किया गया होगा। सेट करने के बाद रीडिंग को पढ़ी गई होगी। तो जैसे पहली रीडिंग पढ़ा गया होगा ये, दूसरी रीडिंग पढ़ा होगा ये, तीसरी ये पढ़ा होगा, चौथी ये। देखिए नीचे ये लिखा है चौथे, 8वें और 10वें पाठ्यांक के बाद उपकरण को चेंज किया गया, शिफ्ट किया गया है। मतलब यहाँ से 4 लिया गया है, उसके बाद फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, उपकरण को उठा कर लाया गया, यहाँ किया गया, फिर यहाँ से रीडिंग नोट की गई, फिर इसी तरह से 8वें पर फिर यहाँ पर रीडिंग नोट की गई, फिर यहाँ पर 10वें पर फिर चेंज कर दिया गया, उठा के लाया गया, यहाँ रखा गया, तब फिर जा कर के ये दोनों रीडिंग पढ़ी गई। पहले सुनिए, पहले आप बेंचमार्क जहाँ माने हो वहाँ पर, वहाँ से ये रीडिंग पढ़े, ये रीडिंग पढ़े, ये रीडिंग पढ़े, और अंतिम में ये रीडिंग पढ़ लिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से चौथी रीडिंग देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा के बाद शिफ्ट किया गया बोला है ना। चौथे के बाद अब इस 4 रीडिंग पढ़ने के बाद यहाँ का इंस्ट्रूमेंट उठा करके ला करके अब आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ खड़ा कर दिया। यहाँ खड़ा करने के बाद आप लोगों ने आपने पढ़ा, फिर रीडिंग पढ़ी स्टॉप से। स्टॉप अभी आगे है। ठीक, ये वाली रीडिंग पढ़ी, ये वाली रीडिंग पढ़ी, ये वाली रीडिंग पढ़ी, ये वाली रीडिंग पढ़ी। ये देखिए 8वीं रीडिंग हो गई। पहला पहला ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक, ये देखिए। तो इस तरह से जब यहाँ पर आपने चौथी रीडिंग पढ़ी, उसके बाद शिफ्ट कर लिया, तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पढ़ा। जैसे 8वां पढ़ा उसके बाद फिर आप कहा है क्वेश्चन में 8वें के बाद फिर शिफ्ट 8वें पर शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट कर लिया, एक बार यहाँ था, दूसरा बार यहाँ पर था, तीसरी बार यहाँ ला के कर दिया। ठीक, यहाँ लिया और पढ़ा। ठीक है, फिर 10वें पर इसके बाद शिफ्ट किया, यहाँ पर ला दिया, यहाँ से रीडिंग पढ़ा। ठीक है, इस तरह से हमने रीडिंग पढ़ी। अब जब आपने यहाँ पर सेट किया था, देखिए ध्यान से, इस बिंदु पर सेट किया था, तो पहली रीडिंग जब पढ़ी होगी, हमने बताया जब पहली रीडिंग पढ़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं, बैक साइड। तो हमने इसका नाम लिख दिया BS। ठीक है, और यहाँ से फिर कहाँ इंस्ट्रूमेंट चेंज किया जा रहा है, यहाँ पर। इसके जस्ट पहले वाली रीडिंग मतलब यहीं से पढ़ी गई होगी, यहीं से खड़े होकर पढ़ा गया होगा। तो यहाँ से पहली रीडिंग वाली ये पढ़ा गया, फिर लास्ट रीडिंग यहाँ से पढ़ी गई ये। तो जो पहली रीडिंग पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं बैक साइड, जो लास्ट रीडिंग पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं फोर साइड। ठीक, तो ये फोर साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया। तो अब बाकी जितनी बची इसके बीच की सब इंटरमीडिएट साइड हो गई। पहले फोर साइड और बैक साइड पहचानेंगे।
फोर्थ साइड हो गई बैक साइड। अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को उठाया गया, फिर इंस्ट्रूमेंट को कहाँ ला के रखा गया, यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर से जैसे यहाँ रखा गया होगा, जो पहली रीडिंग पढ़ी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, पहली रीडिंग यही पढ़ी गई होगी, उसको बैक साइड बोल देंगे। फिर इसके बाद क्या किया गया, शिफ्ट किया गया यहाँ पर ने, लेकिन उसके पहले वाली रीडिंग क्या गई होगी, यहीं से पढ़ी गई होगी, तो ये वाली रीडिंग क्या कही जाएगी, यहाँ से पढ़ी जाने वाली लास्ट रीडिंग होगी। क्योंकि भाई यहाँ से ये पढ़ा गया, ये पढ़ा गया, ये पढ़ा गया, ये पढ़ने के बाद यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, फोर्थ साइड। तो ये हो गया बैक साइड, ये हो गया फोर्थ साइड, बाकी छोड़ दीजिए। फिर यहाँ जब शिफ्ट किया गया, जब उपकरण हमारा, जैसे ही हमारा उपकरण क्या किया गया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। जब यहाँ पर शिफ्ट किया गया तो सबसे पहली रीडिंग पढ़ी गई होगी ये, ठीक, सबसे पहली रीडिंग ये पढ़ी गई होगी। उसके बाद फिर यहाँ शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ के पहले ही ये वाली रीडिंग यहीं से पढ़ी गई होगी, तो पहली रीडिंग यहाँ से होगी, दूसरी मतलब जो अंतिम रीडिंग यहाँ से पढ़ी जाएगी वो क्या होगी, ये। तो इसको बोलेंगे बैक साइड, इसको बोलेंगे फोर्थ साइड। अब देखिए फिर 8वें पॉइंट के बाद देखिए 8वें के बाद जस्ट यहाँ फिर चेंज कर लिया गया, यहाँ पर ये फिर चेंज कर लिया गया। जब यहाँ खड़ा किया गया तो आप देखिए 10वें के बाद 8वें के बाद ये हो गया, अब 10वें के बाद ये हो गया, 10वें के बाद शिफ्ट किया गया, मतलब यहाँ पर रखा गया होगा। जैसे यहाँ पर रखा होगा, पहली रीडिंग क्या की गई यहाँ, और यहाँ के बाद अंतिम रीडिंग यही पड़ी गई। तो पहली रीडिंग को बैक साइड, अंतिम रीडिंग को फोर्थ साइड बोलेंगे। ये बैक साइड अगर फोर्थ साइड हो गया तो बाकी जो बचेंगी वो सब क्या होंगी, इंटरमीडिएट साइड होंगी। पहचानने का तरीका एक बार फिर से देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट किया, पहले ही देखिए हमको कैसे पता चल रहा है कि हमको चेंज करना है। लिखा है चौथे, 8वें और 10वें पाठ्यांक के बाद उपकरण को शिफ्ट किया गया है, ठीक। तो पहला पाठ्यांक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब चौथे के बाद शिफ्ट करना है तो यहाँ शिफ्ट करना होगा, ठीक। 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये। फिर कहा है 8वें के बाद शिफ्ट करना है तो मतलब यहाँ शिफ्ट किया गया होगा। फिर 9वां ये, 10वां ये, फिर देखिए 10वें के बाद शिफ्ट करना है मतलब यहाँ भी शिफ्ट किया गया होगा, ये शिफ्ट किया गया होगा, तो 10वें यहाँ शिफ्ट किया गया होगा, तो 11वां ये, 12वां ये। चौथे पे शिफ्ट किया गया होगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे, ये देखिए ऐसे खींच लिया हमने, रो खींच लिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया, 8वें पे शिफ्ट किया गया तो 8वें के बाद खींच लिया यहाँ पर। फिर 10वें पे शिफ्ट किया गया, फिर 10वें पे शिफ्ट खींच लिया, ठीक है, ये खींच लिया। अब चलिए हम लोग पहचानते हैं बैक साइड और फोर्थ साइड। बैक साइड फोर्थ साइड क्या होगी, बैक साइड क्या होगी, पहली रीडिंग जो ली गई होगी उसको बोलेंगे क्या, बैक साइड। पहली रीडिंग को हमेशा क्या बोलेंगे, बैक साइड, ये बैक साइड हो गया, ठीक। और यहीं से ली गई, अब देखिए चेंज कहाँ किया जा रहा है, चेंज यहाँ पर किया जा रहा है ना, चौथे पर, तो यहीं से बाकी रीडिंग ली गई है। तो देखिए यहाँ से जो अंतिम रीडिंग ली जाएगी उसको क्या बोलेंगे, फोर्थ साइड। यहाँ से पहली रीडिंग ली गई है, बैक साइड बोला गया, यहाँ से अंतिम रीडिंग ली गई है, फोर्थ साइड बोला गया, ठीक। अब यहाँ से उठाया गया उपकरण, ला करके यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। जैसे यहाँ शिफ्ट किया गया, वहाँ से पहली रीडिंग जो ली गई होगी ये ली गई होगी, बैक साइड हो गया। फिर इसके बाद ये ली गया, ये लिया गया, फिर ये लिया गया, इसके बाद शिफ्ट किया गया ना, 8वां यहाँ पर है, 8वां पॉइंट यहाँ पर है। तो इसके बाद देखिए यहाँ से पहली रीडिंग यहाँ ये ली गई, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, इसी पे देखिए शिफ्ट हो रहा है। तो ये यहाँ से अंतिम रीडिंग जो कि पढ़ी जा रही है ये पढ़ी जा रही है, अंतिम रीडिंग ये पढ़ी जा रही है, तो मतलब ये फोर्थ साइड होगी। यहाँ पर जब इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए ये पहली रीडिंग बैक साइड, ये अंतिम रीडिंग फोर्थ साइड, समझ में आया। फिर अगली चीज़ क्या आएगी, जैसे अगला पॉइंट पहुँचेंगे, अगले पॉइंट पे यहाँ शिफ्ट किया गया, तो यहाँ जब शिफ्ट किया गया 8वें पाठ्यांक के बाद, 8वां पाठ्यांक के बाद यहाँ शिफ्ट किया गया, तो पहली रीडिंग जो ली गई ये, अंतिम रीडिंग ली गई ये। फिर 10वें पर यहाँ पर ला कर दिया गया, पहली रीडिंग ये, अंतिम रीडिंग ये। तो इसे पहली रीडिंग को बैक साइड, दूसरी रीडिंग को अंतिम रीडिंग को फोर्थ साइड, बाकी जितने हैं सबको क्या बोल लिख देंगे, इंटरमीडिएट साइड। आइए अब लिखते हैं। पहली रीडिंग 1.8, फिर देखिए दूसरी 2.9 थी, तीसरी 3 थी, हमने बताया क्या, फिर चौथी 3.8 साइड। जिस रीडिंग में फोर्थ साइड होगी उसी रीडिंग में अगली बैक साइड होगी। जिस कॉलम में फोर्थ साइड भरा जाएगा, अभी बताया, लिखा था नोट में, जिस रीडिंग में लिखा था, ये देखिए, BS इज ऑलवेज रिटन इन सेम रो वेयर FS हैव बीन टेकन इन ऑन सेम पॉइंट। मतलब BS जो है हमेशा सेम रो में, जबकि FS और है फ्रेश रो में लिखा जाएगा। ये देखते हैं, तो पहला BS लिखा, दूसरा इंटरमीडिएट मिला, तीसरा इंटरमीडिएट में, चौथा फोर्थ साइड मिल गया,
फोर साइड लिखा, उसी में क्या लिखेंगे, अगले का हम लोग क्या लिखेंगे, बी एस लिखेंगे, उसी रो में अगले का बी एस लिख देंगे। फिर लिखना शुरू करेंगे इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट, फिर अगला जो है फोर साइड मिला, फोर साइड में भर दिए। फिर जो फोर साइड के जस्ट बाद बैक साइड वाला होगा तो उसी में बैक साइड लिखेंगे, उसी में लिख दिया। फिर उसके बाद फिर फोर साइड मिल गया तो इसमें लिख दिया, इंटरमीडिएट वाला में नहीं लिखेंगे तो इसमें लिख दिया। फिर इसको फिर उसी में बैक साइड लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे, अंतिम रीडिंग ये हो जाएगी। ठीक, आइए अब कैलकुलेशन की गणना करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड लगा रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड लगाएंगे। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। बिंदु एक पर स्थापित तल चिन्ह का बेंचमार्क, जो पहला तल चिन्ह का बेंचमार्क है क्वेश्चन में दिया है वो 200 रिड्यूज 200 माना गया है। पहला क्या है, 200 माना गया है। दूसरा क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आइए देखते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होगा, बिंदु एक पर स्थापित तल चिन्ह, जो तल चिन्ह होगा बेंचमार्क होगा 200 मीटर। 200 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया है। देखिए ये लिखा है 200 मीटर बेंचमार्क से शुरू करते हुए, 200 मीटर से बेंचमार्क से शुरू करते हुए चलना है। तो 200 पहले बिंदु का बेंचमार्क 200 मीटर हो गया। बिंदु एक का जो पश्च दृष्टि है, बैक साइड, देखिए पॉइंट 1 का बैक साइड क्या है, 1.8 है, 1.8 है। तो ये 1.8 हो गया। तब उपकरण की ऊंचाई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का फार्मूला आप देखिए, पिछले में बताया था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बेंचमार्क 200 था, बैक साइड 1 मिला। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 201.8 मीटर मिल गया। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 201.8 मिल गया। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले में 201.8, और पहले का ही रिड्यूस लेवल कितना था, 200 था, तो इसको भर लिया है, इसको भर लिया। अब ये भर लिया तो आगे चलिए। अब क्या निकालना है, अगला जो है इंटरमीडिएट साइड है, दूसरे पॉइंट का मध्य दृष्टि का रिड्यूस लेवल निकालेंगे। दूसरे बिंदु 2 पर मध्य दृष्टि क्या है, 2.95 है। अब वहाँ पर भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी होगी, वहीं पर 201.80 ही होगी। अब रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट लेवल निकालने का फार्मूला, अब दूसरे पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल निकालना है उसका फार्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे। 201.80 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, फोर साइड मिली, मध्य इंटरमीडिएट साइड जो मिली है 2.95, तो रिड्यूस लेवल क्या हो जाएगा 198.85। अब 198.85 आपका रिड्यूस लेवल होगा दूसरे पॉइंट का। दूसरे पॉइंट का रिड्यूस लेवल कितना मिल गया, 198.85। ठीक, इसी तरह से चलिए बिंदु तीसरे पर मध्य दृष्टि क्या है, तीसरे पर मध्य दृष्टि देख लीजिए, तीसरा बिंदु है, तीसरे बिंदु पर मध्य दृष्टि 3.42 है। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अभी वही है 201.80, 201.80 देखिए 201.80 है। फिर तीसरे का रिड्यूस लेवल निकालना होगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड घटा देंगे, 201.8 में से 3.42 घटा देंगे, 198.38 आ जाएगा। और 198.38 को हम यहाँ पर भर देंगे, 38 को भर दिया। फिर चलेंगे, अब हमारा वो अगला देखेंगे चौथे बिंदु की रिड्यूस लेवल। चौथे बिंदु का रिड्यूस लेवल देखिए, अब वो फोर साइड है, फोर साइड क्या होगा 3.86, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब भी 201.80 है। रेडियो लेवल ऑफ नेक्स्ट बेंच मार्क क्या होगा 201.80, तो 3.86 घटा देंगे 197.94। अब ये हो गया हमारा 197.94 भर दिया, 197.94 हो गया। अब यहाँ पर देखिए चौथे पर ही आपको इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है, तो चलिए चौथे पॉइंट पर ही इंस्ट्रूमेंट चेंज पॉइंट मिल गया। बिंदु 4 पर अब जब वहाँ से चेंज किया गया फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी बदल जाएगी। अब आइए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर बैक साइड आई, पश्चिम दृष्टि आई 0.25। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होगा, बेंच मार्क या रिड्यूस लेवल ऑफ प्रीवियस का, या शुरुआत में होता तो बेंच मार्क लिखते हैं, अब जो है बीच में चले आए हैं आप गणना करते हुए, तो प्रीवियस लेवल का जो रिड्यूस लेवल होगा, पहले रिड्यूस लेवल जो निकल के आया है, कितना निकल के आया है 197.4, उसी को बेंच मार्क मान लेंगे। 197 उसी को उसकी वैल्यू प्लस उसमें बैक साइड मतलब जोड़ देंगे। बैक साइड हमेशा जोड़ी जाती है बेंचमार्क में या प्रीवियस लेवल में, तो जोड़ दिया गया तो 198.91। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ गई 198.19 मीटर, 198.19 मीटर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने ये से भर लिया।
देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मटेरियल पहले 201.80 भरे थे, अब 198.19 आ गया। फिर अब क्या निकालेंगे, अगले लेवल का रेडियल लेवल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगले लेवल का रेडियल लेवल निकालिए। देखें 5वें पॉइंट का रेडियल लेवल निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब 198.19 में से 1.43 घटाएंगे तो देखिए आ जाएगा 146.76। फिर अगले लेवल का आएंगे, नेक्स्ट लेवल का रेडियल लेवल निकालने के लिए आगे गणना की है आप देख लीजिएगा। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है 198.91, और ये क्या है 2.34 इंटरमीडिएट साइड है, 198 में से 2.39 घटा देंगे तो आपका यहाँ का रेडियल लेवल आ गया 195.8। फिर अगले का देखेंगे, फोर्थ हाइट है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर्थ हाइट घटा देंगे तो आ जाएगा रेडियल लेवल ऑफ अगले का 194.63। देखिए 7वें का देखिए 194.63। अब देखिए फिर चेंज पॉइंट हुआ है, चेंज पॉइंट में फिर बैक साइड, अब अगले पिछले का जो रेडियल लेवल है 194.63, अब ये बेंचमार्क की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बेंचमार्क प्लस BS दिया है 202.10 तो 196.73। अब ये 196.73 आ गया, 196.73 आ गया अगला हमारा 196.73। अब उसमें क्या कर देंगे, फोर्थ साइड घटा देंगे तो ये इसका मिल जाएगा कितना 3.8, 196 में से 3 घटाएंगे तो 192, 8 2 घटाएंगे तो 191, 192.91 आया। ठीक है 192.91 आया, 192.91 आ गया तो आप इसको लिख लेंगे। फिर अब ये फिर चेंज हुआ है तो अब चेंज की तरफ जाएंगे, चेंज के लिए क्या होगा, बैक साइड फिर मिल गया आपको तो 100 बैक साइड 192.91 में ये बैक साइड जोड़ देंगे, ये रेडियल लेवल होगा और इसमें बैक साइड जोड़ देंगे तो फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी। तो 192.91 में से 2.454 जोड़ देंगे तो 195.45 मिल गया। अब ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इसको हटा देंगे तो इसका रेडियल लेवल मिल जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ हाइट तो घटा देंगे 195.4.3.25 घटा देंगे 191.3। अब आपको चेक करना है, चेक आइए देखते हैं। सभी बैक साइड जोड़ेंगे, सभी फोर साइड जोड़ेंगे, सभी बैक साइड जोड़ लिया कितना आया, सभी बैक साइड जोड़ा तो 6.69 आया, सभी फोर साइड जोड़ा तो 14.76 आया। फर्स्ट रेडियल लेवल था 200, लास्ट रेडियल लेवल 191, तो बैक साइड माइनस फोर साइड घटाया तो -8.07 आया, और लास्ट रेडियल लेवल माइनस फर्स्ट लेवल घटाया तो -8.7, दोनों बराबर है। इसका मतलब हमारा हाइट ऑफ एस्टिमेट मेथड से सॉल्व किया गया क्वेश्चन सही है। अब अगला मेथड आता है, सेम क्वेश्चन को हमको अगर राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन को अगर राइज ऑफ फॉल मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए राइज ऑफ फॉल मेथड देखिए, राइज ऑफ फॉर्मेशन, राइज या फॉल कैसे निकालेंगे, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, पहले की रीडिंग में से इस रीडिंग को घटाएंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो राइज होगा, नेगेटिव आता है तो फॉल आता है, फॉल आएगा। ऐसे कॉलम पहले बना लेंगे, उसमें जैसे बनाए थे उसमें क्या बनाए थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कॉलम बनाए थे, इसमें राइज और फॉल का कॉलम बनाएंगे। उसमें देखिए पहला पॉइंट का था, बैक साइड का था, इंटरमीडिएट साइड का था, इंटरमीडिएट साइड का था, फिर था क्या फोर्थ साइड, फिर राइज और फॉल, उसमें क्या था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर रेडियल लेवल था। ये राइज और फॉल, राइज और फॉल में क्या होगा हमने बताया, फार्मूला क्या होता है, राइज या फॉल निकालना है प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग मतलब पहले की रीडिंग 1.80 और अब की रीडिंग 2.95, इसमें से इसको घटाया गया तो कितना आ गया, निगेटिव में 1.15 आएगा, निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फॉल वाले कॉलम में लिखेंगे, फॉल लिख दिया। फिर अब देखिए ये प्रीवियस रीडिंग होगी और ये दिस रीडिंग होगी, प्रीवियस रीडिंग माने दिस रीडिंग, 1.80 में से 2.95 घटाएंगे, 1.80 माइनस 2.95 जो भी है उसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 198, वो 85 है, सॉरी नहीं 95 है, 198.15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा तो इसको लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद
फिर अब अगला चलेंगे, अगले का रिड्यूस लेवल क्या होगा, तो इसको लिख लिया रिड्यूस लेवल। अगले का रिड्यूस लेवल क्या होगा, प्रीवियस रीडिंग ये होगी, दिस रीडिंग ये होगी। तो प्रीवियस 2.95 माइनस कितना कर देंगे, 3.42, जो आएगा देखिए निगेटिव आएगा, निगेटिव का 0.47 आएगा, निगेटिव का 0.47 आएगा। तो निगेटिव का 0.4 मतलब फाल मतलब जो इसमें से है इसको घटाएंगे, ये बेंचमार्क है, फाल हुआ है तो उसको घटा देंगे। तो ये अब इसमें से देखिए पहला क्या था, इसमें से पहला था, इसमें से इसको घटाया तो 1.15 निगेटिव आया, तो 200 बेंचमार्क था उसमें से घटा दिया 1.5, ये आ गया। ठीक है, ये रिड्यूस लेवल हो गया इसका। फिर उसके बाद अगला क्या क्या होगा, इसमें से इसको घटाया, सॉरी प्रीवियस रीडिंग ये हो गई, दिस रीडिंग ये हो गई। प्रीवियस में से इसको इसमें से घटाया, इसको इसमें घटाया, तो आ गया हमारा कितना 4.47, 4.47 आया मतलब निगेटिव में, तो ये क्या होगा, फाल होगा, फाल होगा तो मतलब इससे भी और घटेगा। तो 198.5, 198.15 में से घट जाएगा 0.47, तो ये आ जाएगा आपका 198.38। ठीक, 198.38। फिर इसी तरह से इसमें से चलेंगे, ये प्रीवियस रीडिंग होगी, ये दिस रीडिंग होगी। प्रीवियस रीडिंग हमारी ये होगी, प्रीवियस रीडिंग हमारी ये होगी, दिस रीडिंग ये होगी। तो 3.42 में से 3.80 घटाएंगे तो आएगा 0.44, ये भी निगेटिव का आएगा, निगेटिव का आएगा तो इसमें से इसमें वाले से इसको घटा देंगे तो ये आपका रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर फाल आएगा, तो फाल आएगा तो इसमें फिर घटा देंगे। इसी तरह से आगे आप करते चले जाएंगे, ऐसे करते चले जाएंगे तो आप लास्ट में देखेंगे तो हमारा ये आएगा। इसको मैंने सॉल्व करके भी बताया है, सॉल्व करके अब 2-3 पॉइंट का बताया है, देख लीजिए। ठीक, तो इसमें भी आपको अर्थमेटिक चेक करना होगा, बैक साइड निकालेंगे समेशन, फोर साइड का समेशन निकालेंगे, राइज का समेशन निकालेंगे, फॉल का समेशन निकालेंगे, फर्स्ट रिड्यूस लेवल निकालेंगे, लास्ट रिड्यूस लेवल निकालेंगे। बैक साइड माइनस फोर साइड बराबर आना चाहिए राइज माइनस फोर फॉल का, माइनस बराबर आना चाहिए फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL। इस तरह से ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है, पूरी लेवलिंग आपके इसमें ख़त्म होती है। धन्यवाद।